लाउंज में एकदम मौत का स्टन छाया था। सबको झटका लगा था कि बयान से बाहर था। फिर एकदम से जहां उठा, दावर फर्क मुझे घर ड्रॉप कर दोगे या मैं तुम में से किसी की कार ले जाऊं? वो तने हुए नखुश के साथ बहुत कतीर से पूछ रहा था। इसके सवाल पर सलमान साहब, ताया, फरकान और उनके तीनों बेटे झटके से उठे। वो जवाब सुनने के लिए नहीं रुका, तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया और सब इसकी मायत में बाहर निकल गए। जरा परेशानी से जाहिद चाचा और रजा भी इसके पीछे लपके। महविश आपी, आई कांट बिलीव दस, सना ने बेहद तखीर से नफी में सर हिलाया। इसकी आंखें डबडबा गई थी। हया ने आंसुओं से इसे देखा और फिर खाली पड़ा लाउंज को। अब्बा लोग बहुत गुस्से में गए हैं, मुझे लगता है हमें चलने का कहेंगे। इसी पर इसका फोन बजने लगा। इसने मोबाइल सामने किया। अब्बा कॉलिंग, बाहर पहुंचने का बुलावा आ गया था। सॉरी सना, इसने बेबसी से शर्ने चलाई, फिर इसका गला थपथपाया। कल शादी के फंक्शन तक सबको गुस्सा उतर चुका होगा, फिक्र न करना, अच्छा कहकर वो तेजी से बाहर लपकी। सब सोने जा चुके थे। वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी बरामदे को उलट पुलट कर देख रही थी। सोनिया ने काफी सख्त बांधा था, घर खोल कर नहीं दे रहा था। भला आखिर बरामदा छोड़कर इसने शानी पर झूलते टिके को खींचने के लिए छुआ ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने टिक्का छोड़ा और फिर हैरत से दरवाजे को तकते ही इस्तकाई। अम्मा अब्बा तो सोने चले गए थे। फिर इसने दरवाजा खोला, सामने जहां खड़ा था। सॉरी, तुम सो तो नहीं गई थी? वो कदर झजक कर बोला। शार्ट ट्राउजर के ऊपर आधी स्टीन वाली सफेद टी शर्ट पहने वो वही तुर्की वाला जहां लग रहा था। नहीं, तुम बताओ खैरियत? हाँ, अभी मैं लाउंज में बैठा था, वो फरकान मामू की बेटी आई थी, इरम। इसने जरा हैरत से सवालिया उब्र उठाए। हाँ वही, तुम्हारा फोन और पर्स मेज पर रखा था। इसने फोन उठाकर मुझसे कहा कि इसे एक कॉल करनी है, अभी 5 मिनट में फोन ला के देगी। मगर अब इसने गलाई पर बांधी घड़ी देखी, अब 20 मिनट होने को आए हैं मगर वो वापस नहीं आई। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। उफ, तुमने इसे मेरा फोन क्यों लेकर जाने दिया? जहां ने बेचारगी से शान उठा। इसने मुझसे इजाजत नहीं मांगी थी और मैं इसे कैसे रोक सकता था? मुझे तो फरकान मामू की फैमिली से वैसे ही बहुत डर लगता है। क्यों? चूंकि क्योंकि वो सुर्ख मिर्चों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। वो गहरी सांस लेकर बोला तो वह इख्तियार हंस दी। और ये तुर्की से आने के बाद पहली दफा था जब वो यूं पूरे दिल से हंसी थी। सुर्ख मिर्चों का इस्तेमाल हमें भी आते हैं, तुम इधर ही ठहरो, मैं जरा इरम से फोन ले आऊं। वो आए तो वैसे ही इरम की तरफ इसके बहुत से हिसाब इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुस्कुरा के कहता सोफे में बैठ के और बाहर चली गई। ताया फरकान के लाउंज में सभी मौजूद थे सवाए इरम के और सोनी के। ताया अब्बा बहुत और मलाल अंदाज में नफी में सर हिलाते कुछ कह रहे थे। शायद आज वाले वाकये का तस्करा जब वो हया को आते देखा। हुआ बेटा, उन्होंने मुस्कुरा कर अपने साथ सोफे पे बैठने के इशारे किए और फिर सोनिया को आवाज दी। सोनिया, हया के लिए चाय भी ले आना। जी अच्छा अब्बा, सोनिया ने कुछ जवाब किचन से आवाज लगाई। नहीं ताया अब्बा, मैं चाय नहीं पीऊंगी, बस अब सोने जा रही थी, वो भी तकलीफ से कहती। ताया अब्बा के साथ सोफे पर आ बैठी। इनकी गिरौले से सियासत और वक्ती तंदही बातें एक तरफ, ताया फरकान इससे बहुत प्यार भी बहुत करते थे। और आज मेवश की बदतमीजी में जहाँ वो दुखी थे वहाँ इन्हें हया की कदर भी आई थी। अब बस सो गए थे तुम्हारे? जी कब की, मैं बस जरा इरम से फोन लेने आई थी। फोन क्यों? ताया अब्बा बुरी तरह चूंकि साइमा ताई भी ठटक कर देखने लगी। इरम को कोई कॉल करनी थी तो वो मेरा फोन लेकर गई थी, मगर अभी मुझे अपनी फ्रेंड को मैसेज करना है, सोचा फोन ले लूं। बहुत सादगी से कह रही थी। ताया के चेहरे का रंग फौरन ही बदल गया, नरमी की जगह सख्ती ने ले ली। इरम इरम, इन्होंने बुलंद आवाज में पुकारा। जी अब्बा, वो दुपट्टा संभालती भागती हुआ आई, मगर हया को बैठा देखकर इसका रंग एकदम से फक हुआ। हया को फोन इसे वापस दो। ताया ने इसे कड़ी निगाहों से घूरते हुए बड़े जबत से कहा। जी वो फिजा को मैसेज करना था तो वो लिखाई। ताया इतना शोला बार निगाहों से इसे देख रहे थे, वो रुकी नहीं, उल्टे कदमों वापस मुड़ी और चंद ही लम्हों बाद फोन लाकर हया को थमाया और साथ ही एक किनजोर निगाह इस पर डाली, गोया कच्चा चबाना चाहती हो। वो जावन सादगी से मुस्कुरा दी। थैंक यू, मैं चलती हूँ, आप लोग चाय एंजॉय करें। वो फोन लेकर वहां से उठाई और वो जानती थी कि अब चाय इन्होंने हाक एंजॉय करनी थी। वापस लॉन्च में आते हुए इसने मोबाइल का लॉग चेक किया। मैसेज कॉल लॉग बिल्कुल क्लियर था, सारा कॉल रिकॉर्ड गायब। इरम की बच्ची इसे इरम पर बेहतर गुस्सा आया। कॉल रिकॉर्ड में मौजूद तमाम नंबर इसके पास महफूज ही थे। अलबत्ता जब वो तुर्क फोन रिस्वान छोड़ आई थी वो कटे जाने से कबल, तो इसके इसी पाकिस्तानी मोबाइल पर अब्दुर्रहमान पाशा का फोन आया था और इसका नंबर इसने महफूज नहीं किया था, बस कॉल लॉन्ग पर पड़ा रह गया था। अब वो मट गया था। चलो खैर, इसने कौन सा कभी ARP को कॉल करनी थी। जहाँ सोफे पर इसी तरह बैठा था, सियाता देखकर उठ खड़ा हुआ। कैसे मिला मिर्चों के इस्तेमाल से? इसकी निगाहें हया के हाथ में पड़े मोबाइल पर पड़ी। नहीं,
جہاں شکر کے استعمال سے بات بن جائے تو ہمیں مرچیں ضائع نہیں کرنی چاہیے، شکر کے استعمال سے بن جائے تو مرچیں نہیں ضائع کرنی چاہیے۔ ویسے پاکستان کے لوگ دل کے بہت اچھے ہیں، ایک کزن بغیر پوچھے فون اٹھا لیتی ہے، ایک بہت عزت سے بغیر کھانے کھلائے گھر سے نکال دیتی ہے، اور ایک کھانا بھی نہیں پوچھتی۔ او خدایا، اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا، تم نے کھانا نہیں کھایا، کہاں کھاتا، وہاں تو ابھی لگا ہی نہیں، اور یہاں گھر کی دونوں خواتین نے پوچھا ہی نہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کچن کی طرف آئی، فریج کھولا، آج وہاں کھانا تھا تو کچھ بنایا ہی نہیں تھا، ہمارے ہاں رات کا سالن اگلے دن کوئی نہیں کھاتا، ٹھہرو میں انڈا بنا لیتی ہوں۔ اسے یاد آیا کھانا تو اس نے بھی نہیں کھایا تھا، مگر اسے اتنی بھوک نہیں تھی۔ وہ انڈوں کا کھانا کھولا تو اندر 2 ہی انڈے رکھے تھے، اسے بے پناہ شرمندگی ہوئی، ان 2 انڈوں سے تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اس نے خفت سے کہتے ہوئے فریج کا دروازہ بند کیا۔ جہاں نے جیسے اس پر افسوس کرتے ہوئے سر نفی میں لایا، تمہیں شاید بھول گئے ہے کہ تم استقبال کے بہترین شیف میں سے ایک سے بات کر رہی ہو، آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر کرسی پر، میں خود بنا لوں گا سب کچھ۔ اس نے اپنا سلور اسمارٹ فون میز پر رکھا اور پھر آگے بڑھ کر فریج، فریزر، کینٹین ہر جگہ کھول کھول کے ملا بلا باہر نکالنے لگا۔ فروزن قیمہ، پاستا کا پیکٹ، جمے مٹر کا لفافہ، سبزیوں کا خانے سے چند سبزیاں چن لی اور تمام چیزوں کا کاؤنٹر پر جمع کرتا جا رہا۔ تم اس وقت پاستا بناؤ گے؟ وہ محتجب سی کرسی پر بیٹھی سے دیکھ رہی تھی، وہ ابھی تک اپنے سب سراغ پراندے اور ٹکا سمیت بیٹھی تھی اور اسے کپڑے تبدیل کرنا بالکل بھول گیا تھا۔ ہاں، وہ مجھے کوکنگ کے درمیان ٹوکنا مت، میں بہت برا مانتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے سبزیاں دھو رہا تھا۔ اور تمہارا بہار کیسا ہے؟ اب ٹھیک ہے۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا تھا، وہ کل کی نسبت قدرے ٹھنڈا تھا۔ ویسے مجھے حیرت زاہد ماموں اور ان کے بیٹے پر ہے، اس لڑکی نے اتنی بدتمیزی کی اور انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ واقعتاً حیرت سے کہتا، سبزیاں کٹنگ بورڈ پر رکھ کر کٹ کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ مشین کے انداز میں چل رہے تھے۔ اس کی ایک دن کے بعد ہی رخصتی ہے، شاید وہ اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ اس نے نشانے اچھلائے، مگر اس نے بہت مس بہیو کیا، اور افسوس سے کہتا پانی ابلنے کے لیے رکھ رہا تھا۔ دوسری جانب اس نے فرائی پین میں ذرا سا تیل گرم ہونے رکھ دیا۔ اصل میں اس کے فیانسی نے کسی کینٹرنگ ریئلٹی شو میں $1.5 ملین جیتے ہیں، اسی پر اس کا دماغ 7واں آسمان پر ہے اور وہ زمین پر بغیر آسمان کی گھوم رہی ہے۔ وہ ٹکا لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی بتا رہی تھی، چند لمحوں بعد اس کی واقعوں میں $1.5 ملین بہت اچھی کور سٹوری ہے۔ اس نے ذرا سا ہنس کر سر جھٹکا، ساتھ ہی وہ فرائی پین میں فرائی ہوتی سبزیوں کو بجائے فلٹ سے ہلانے کے فرائی پین کو ہینڈل پکڑ کر دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہلا رہا تھا۔ سبزی چند انچ اوپر کو اڑتی اور پھر واپس پین میں آ کر گرتی۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے دیکھا، اگر کسی پاکستانی نے گینڈین شو میں اتنی خطیر رقم جیتی ہوتی تو میڈیا پر ہر جگہ آ چکا ہوتا۔ مجھے تو وہ لڑکا شکل سے ہی کرمل لگ رہا ہے، تازہ تازہ آئی بیک میں نے وائٹ کرنے کے لیے کور بنایا ہے، اور کیا اچھا ایسا تعجب کیا اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ البتہ کرمل سے اسے کچھ یاد آیا، جہاں تمہاری ریسٹورانٹ پر جو حملہ ہوا تھا اس کا کچھ پتہ چلا نہیں؟ وہ گردن ترچھی کیے ساس کی بوتل پین میں ڈالتے ہوئے بتا رہا تھا، حالانکہ میرے استعمال میں کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کبھی امکان ہے کہ کسی اور کے دھوکے میں ان لوگوں نے میرا ریسٹورانٹ الٹ دیا تھا۔ ایک دشمنی تو خیر اب اس کی بن چکی تھی، مگر وہ تو خود بھی اس سے ناواقف تھا۔ تم تو کہتے تھے کہ استنبول میں کوئی کرائم سین نہیں۔ خیر اب اتنے بھی برے حالات نہیں ہوا۔ ڈارک سائڈ تو ہر بڑے شہر کی ہوتی ہے۔ اور چولہے کے سامنے کھڑا اس کی طرف پش کیے پین میں قیمہ بن رہا تھا۔ قیمہ اور شملہ مرچ کی بنی اشتعال انگیز سی مہک پھیل رہی تھی۔ اس کی گمشدہ بھوک ایک دم سے جاگ اٹھی تھی۔ تمہیں پاکستان آ کر کیسا لگا؟ جہاں وہ تھوڑی تلے مٹھی رکھی اسے دیکھتی سادگی سے پوچھنے لگی۔ یہاں آنے کے بعد اس کی پہلی باضابطہ گفتگو تھی۔ اچھا لگا، بلکہ بہت اچھا لگا، مگر فرقان ماموں کی باتیں میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے رشتہ دار اتنی تھیکی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اس نے جیسے چھڑی لے کر جھٹکا، اچھا آج وہ سارا دن تایا فرقان کی کمپنی میں رہا تھا تو یہ رد عمل فطری تھا۔ وہ اتنے تھیکے نہیں ہیں، وہ بہت پیار کرتے ہیں ہم لوگوں سے، بس ان کے اپنے نظریات ہیں جو اتنے سخت ہیں کہ اگر کوئی ان پر پورا نہ اترے تو وہ اس کی کریڈٹ میں بہت نیچے کر دیتے ہیں۔ واٹ ایور۔ وہ ابلی پاستا کے پتیلے میں قیمہ اور ساس ڈال رہا تھا، پھر اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس نے اسے دم پر رکھ دیا اور سنک کی ٹوٹی کھول کر ہاتھ دھونے لگا۔ وہ سمجھی اب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے گا، مگر وہ ہاتھ دھو کر اب سارے فلاور سمیٹنے لگا تھا۔ جھوٹے برتن، سبزیوں کے چھلکے خالی شاہ پر وہ جلدی سے اٹھی، میں کر دیتی ہوں، پلیز تم بیٹھی رہو، جتنی پھوپڑ تم ہو میں جانتا ہوں، اگر تم نے میری مدد کی کروائی تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، بلکہ میں کھیلا کروں گا تو 2 منٹ میں ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے خود ہی کرو۔ وہ قدرے ہفکی سے کہتی ہوئی دوبارہ بیٹھ گئی اور واقعی اس نے 2-3 منٹ میں ہی ہر چیز اپنی جگہ پر رکھ دی تھی۔ چند ایک برتن کا جو پکانے کے دوران میلے ہوئے تھے وہ دھل کے اسٹینڈ پر لگ گئے تھے اور سلپ چمک گیا تھا۔ وہ بندہ کمال کا تھا۔ تم کب سے ریسٹورانٹ چلا رہے ہو؟ اب تو بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ اچھا میں برتن لگاتا ہوں، تم سلمان ماموں کو بلا لاؤ، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ ارے ہاں، وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی اٹھی، پھر نگاہ اس کے سلور اسمارٹ فون پر پڑی جو میز پر رکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ڈی جی کو تمہارا فون بہت پسند تھا، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جہاں سے کہنا جب اپنا 1-2 لاکھ کا فون پھینکنا ہو تو اسے بانچی کے باہر بھی پھینکے۔ وہ اداسی سے مسکرا کر بولا تو وہ ہنس دیا، ویسے یہ اس کے لگائے گئے تمینے کہیں زیادہ مہنگا ہے۔ اچھا اس سے ذرا حیرت ہوئی، اتنا قیمتی فون کیوں خریدا تم نے؟ خریدا نہیں تھا، گفٹ ملا تھا، اسپیشل گفٹ۔ مسکرا کے جیسے کچھ یاد کر بولا، کس نے دیا تھا؟ سیم ون اسپیشل۔ اچھا جاؤ ابھی ماموں کو بلا لاؤ۔ وہ ٹال گیا تو شانے چلاتی وہاں سے چلے گی۔ ابا کا دروازہ بجا کر وہیں سے بلا کر واپس لاؤنج میں آئی تو وہاں میز پر پلیٹیں اور گلاس رکھے رہا تھا۔ وہ بڑے صوفے پر بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلا رہی تھی۔ جس وقت ابا ذرا حیران سے باہر آئے جہاں پاستے کی ڈش اٹھائی کچن سے نکل رہا تھا اور مزے سے اپنے کام دار چڑید میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے رکھے بیٹھی چینل بدل رہی تھی۔ ابا ان کو دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور جہاں کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ سوری ماموں، ہم نے آپ کو اٹھا دیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا تو سو اس نے اس کی طرف پلیٹ بڑھائی۔ تھینک یو۔ ابا نے قدرے نہ سمجھی سے کھانے کو دیکھا اور پھر حیا کو، یہ تم نے بنایا ہے؟ نہیں جہاں نے۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی، ویسے ماموں یہ اٹالین ریسیپی نہیں ہے، ذرا دیسی سٹائل میں بنایا ہے جیسی ماما بناتی ہیں۔ آپ کو پاستا میں قیمہ پسند ہے نا؟ ماما نے بتایا تھا مجھے۔ سلمان صاحب چون کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کو دل توڑنے کا فن آتا تھا تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑ کر انہیں جیتنے کا فن بھی آتا تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ رف اور ٹف سا بندہ تو بھوکا سو جاتا، مگر رات کے 1 بجے اگر اس نے یہ اہتمام کیا ہے تو صرف ابا کے لیے، کیونکہ اسے یاد تھا کہ ابا نے کھانا نہیں کھایا اور اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ذرا کھینچے سے رہتے ہیں۔ اور حیا کو خود اب یاد آیا تھا کہ قیمہ والا پاستا ابا کا پسندیدہ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس عمل سے جہاں نے اپنے اور ابا کے درمیان حائل برف بھرنے کے لیے کوشش کی تھی۔ پاستا بہت مزے کا تھا، منہ میں جاتے ہی گل جانے والا۔ سلمان صاحب نے تعریف نہیں کی تھی مگر ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ انہیں اپنا یوں خیال کرنا اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی بہت شوق سے کھا رہی تھی۔ ڈی جی کے بعد یہ پہلا کھانا تھا جو اس نے دل سے کھایا تھا۔ کوئنیا میں 2 لڑکیوں کا واہ ٹی وی اسکرین پر بھی سی چل رہی تھی جو خبر نیوز کاسٹر نہ پڑی۔ اس پر تینوں نے چون کر سر اٹھایا۔ کونیا ترکی کا شہر ہے، جلال الدین رومی کا شہر۔ جہاں نے بجلی کی تیزی سے ریموٹ اٹھایا اور چینل بدل دیے۔ کیا کہا اس نے؟ کونیا ابا جو بارتھ وار کی اسکرین کو دیکھ رہے تھے چینل تبدیل ہونے پر اور جن کو جہاں کو دیکھا ہوا ساتھ ہی سے مسکرایا۔ نہیں کونیا نہیں، اس نے کہا تھا کینیا اور لینا، اور ریموٹ ایک طرف رکھ کر انہیں پھر سے شروع کرنے لگا۔ ابا نے ذرا تعجب سے سر ہلایا گویا وہ اپنی اس بات کو دھوکہ دینے پر الجھ گئے ہوں۔ حیا نے جہاں کو دیکھا اور جہاں نے اسے، پھر دونوں زیر لب مسکرا دیے۔ ابھی وہ ابا کے سامنے ترکی کا امیج صبر تاثر روتا دیکھنے کے ماحول میں نہیں تھے۔ بارات کے لیے وہ میرج ہال کی جانب رواں تھے۔ ابا ڈرائیو کر رہے تھے اور آج چپ نہیں تھے بلکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے جہاں کو سڑک کے اطراف میں گزرتی جگہوں کے بارے میں مختصر فقرے میں آگاہی دے رہے تھے۔ وہ بھی جواباً مختصر سا جواب دے دیتا اور آج بھی اتنا ہی کم گو تھا جتنا 2 روز قبل، مگر وہ برف کی دیوار پگھل گئی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تلخی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ڈی جی کے بغیر یوں ان خوشیوں کی تقاریب میں شرکت کرنا سخت برا لگ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر احساس جرمی کا شکار تھی۔ ابھی سے پچھلے ہی دن ہی کتنے ہوئے تھے مگر مجبور تھی جانا تو تھا، اور آج بھی خاص تیار نہیں ہوئی تھی۔ کاجل اور نیچر لپسٹک کے علاوہ کوئی میک اپ نہیں تھا، بال یوں ہی کھلے چھوڑ دیے تھے، جولی بھی نہیں پہنی، ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس کی لمبی ٹخنوں سے پالشڈ اوپر اونچی قمیض کے گلے پر کافی کام تھا، اور وہ شیفون کی قمیض تھی اور اس کا رنگ آلو بخارے کے چھلکے کے ساتھ تھا۔ قمیض کا گلا گردن تک بند تھا، گردن سے لے کر 2 بالش نیچے تک سیاہ آلو بخارے کے رنگ کے چھوٹے بڑے ہر سائز کے ڈومیسٹک نگ لگے ہوئے تھے۔ اس کی جمجماہٹ بہت خوبصورت تھی، نیچے ہم رنگ سلک کا پاجامہ اور آستینیں کلائی تک آتی چوڑی دار تھی، لیکن آج بھی اسے کل کی طرح اپنے لباس کی خوبصورتی سے قطعی دلچسپی نہ تھی۔ میرج ہال کے باہر بارات ابھی ادھری تھی۔ داخلی دروازے پر خاصا رش تھا، سجے تنوری زیورات، قیمتی ملبوسات اور خوشبوؤں میں رچی بسی لڑکیاں اور خواتینیں گاڑی سے نکل کر اپنے بال میک اپ ٹھیک کرتی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ رضا اور زاہد چچا وہاں کھڑے خوش اخلاقی سے مسکراتے مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ مہوش کی کل والی بات کو آج بلا کر سب شادی میں شرکت کریں گے، اور واقعی یہی ہو رہا تھا۔ کار رکنے پر اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل باہر پتھریلی زمین پر رکھی بے اختیاری سے ٹوٹی ہوئی سبز ہیل یاد آئی، سر جھٹک اور باہر نکلی اور پرس سنبھالتے ہوئے دروازہ بند کیا۔
अब्बा जहाँ और अम्मा एक साथ मेरे झाल के दरवाजे की तरह जानम बढ़ रहे थे और वो भी वहीं चली जाती अगर इसके पाँव पर वो पत्थर आकर न लगता। आउच! इसने कढ़ा का पैर हटाया और बेहरी का छोटा सा टुकड़ा था। इसने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। मुहालों समझ गया था जहाँ पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी और किसी ने बहुत ताक कर इसे मारा था। इन गुजरे 3-4 माह में इसे अंदाजा तो हो गया था कि इसके साथ इत्तेफाक नहीं होते। इसने मताशी निगाहों से इसे समझ देखा और फिर शेर से ही पार्किंग के पीछे एक होला सा निकला और इसकी जानब बढ़ने लगा। चल हमें तो अपनी जगह से हिल नहीं सकती। रात की तारीकी में पार्किंग एरिया को ऊंचे पोल्स की जर्द बत्तियों ने मध्यम सी रोशनी बख्श रही थी। इसे रोशनी और साफ दिखाई दे रही था, याद रही थी। फिर भड़कता हुआ नीला जर्द दुपट्टा हम रंग चूड़ियों के ऊपर पहने दुपट्टे का पल्लू चेहरे पर जरा सा डालेदार इसे दांतों से यूं पकड़े हुआ था कि दूर से इसे पर किसी औरत का गुमान होता था। चेहरे को सफेद पेंट की गहरे मेकअप चोंच सी लिपस्टिक और सुनहरे बालों को वेग लगाए वो इस तरफ चलता आ रहा था और इसे एक नजर नहीं पहचान गई। पिंकी! इसने हरसाने गांव से गर्दन मोड़कर दूर हाल की तरफ देखा। अब्बा की इसकी जानब पेश थी। वो वापस मुड़ी तब तक वो करीब आ चुका था। कैसी हो बाजी? वो मुस्कुराया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ने शर्मिंदगी से इसे देखते हुए अपने पर्स पर गिरफ्त मजबूत कर ली। गोया जरा भी भागे बढ़ा तो भाग जा उठेगी। आपसे मिलने आई थी बाजी। पिंकी कहते हैं मुझे याद है जी। वो मुस्कुरा कर बोला। अच्छी तरह याद है और बोली तो तुम्हारी माँ और बहन भी नहीं होंगी। अब हटो मेरे रास्ते से। गुस्सा क्यों कर रही हो जी? मैं तो आपको कुछ बताने आई थी। माई फूड मसला क्या है आपको? मैं जनेमत वो पैर कर बोली। इतने बावकार एतबार फाइज होकर कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? लो जी, मैं तो डोली का पैगाम देने आई थी। मगर कैसा पैगाम? वो ऐसी दिखाई से बोली। डॉली की हालत उम्मीद बख्श नहीं है। पता नहीं कितने दिन जी पाए। क्या हुआ है? जरा चुमकी हो चल कर देख लीजिएगा। आई मैं आपको ले जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो बदक कर 2 कदम पीछे हटी। एक दफा तो इससे मिलने इसने कुछ बताना है आपको। मुझे कुछ नहीं जाना। तुम लोगों की सारी मालूमात मुझे ARP की माँ से मिल गई है। तहली से कहते हुए इसने फिर से पलट कर देखा। बाराती मेहमान अंदर जाना बढ़ रहे थे। कोई इसकी तरफ मुतवज्जो न था। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो इसकी माँ को भी पता ना हो। क्या हुआ? चूंकि फिर बगौर पिंकी को देखा। इसकी ऊंची कद के सिवा कोई चीज इस रोज जनासपुर की शॉप में मिलने वाली इस स्मार्ट क्लासेस नौजवान का पता नहीं देती थी। पिंकी का तो चेहरा भी जला हुआ नहीं लगता था, मगर नहीं, इसका चेहरा स्लेट की तरह चिटा था। इसे झिली जिसने सब नक्श पा दिए थे। खुदाया कैसे ये लोग अपने चेहरे बदल लेते हैं। मगर आंखें वो, चूंकि ये आंखें वही थी, वही ग्लासेस की पीछे से झलकती आंखें। अब आई शेड्स की चमकीली तह के बावजूद उन्हें पहचान गई थी। इस बात का जवाब तो बस टोली के पास है जी। वो इसने मुझे यही बताना आपको बताने का कहा है। शरीर की दोस्ती निभा रही हूँ मैं तो जी, वरना मेरी जुदी को भी शौक नहीं है आप जैसी बदजुबान खातून के मुंह लगने का। चिढ़ कर कहते हुए इसने दुपट्टे के अंदर छुपे हाथ बाहर निकाला। इसमें एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा था। ये डोली ने भेजा है। इसी तरीके से खोलिएगा जो इस पर लिखा है, मगर जब तक आप इसे खोल पाएंगे वो शायद इस दुनिया में न रहे। हिया ने इसके बड़े हुए हाथों में पकड़े इस डब्बे को देखा और इसकी लाई पर वही कांटे का सुरबुरा सा निशान था। ये क्या है? इसने छिपली से सर उठाकर पिंकी को देखा। वो कहाँ खड़ी है? इस लम्हे मरकर भूल गया। ये एक पहेली है, खुलेगा मगर ये पहेली सिर्फ आप ही बोल सकती हैं और आप बूझ ही लेंगी। ये बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर मौजूद चीज निकालने के लिए इसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। इसे तोड़ दिए तो वो चीज आपकी काम की नहीं रहेगी। पिंकी ने मुस्कुरा कर कहते हुए डब्बा इसके सामने मजीद सामने किया। इसने ना चाहते हुए भी इसे थाम लिया। अच्छा बाजी, रब रखा हुआ वही हुआ जसराओं वाला लहजा बनाकर सलाम झाड़कर दुपट्टा मुंह पर डाले पलट गया। हसन जल्दी से डब्बा पर्स में रखा हुआ परेशानी पर नमदार पसीने के कतरे टिश्यू से दबदबाए खुद को कंपोज कर दी। हार की तरफ बढ़ गई। बारात का फंक्शन वैसे ही था जैसे कोई किसी शानदार शादी का होना चाहिए। बकौल नूर बना हाल बेहतरीन सजावट, दुल्हन का कीमती डिजाइनिंग सूट और जुर्ली मेविश की नन्याली कजन के ग्रुप डांसर सपर्द कलफ ताम की इश्तअंगेज खुशबू भी अभी खुला नहीं था। अभी मर्द व खवातीन इकट्ठे थे, मगर यूं कि आधे हाथ में मर्द और बाकी आधे की मेजों पर खवातीन पर जमा, ताकि एक हाथ तक अलहदी रहे। इनकी फैमिली किसी भी लड़की ने रक्स में हिस्सा नहीं लिया था, मगर मेविश की गजन हर तरफ छा रही थी और आज भी अलग थलग कोने में वाली मेज पर बैठी थी। इसका दिल स्टेज पर जाकर मूवी बनाने को पता नहीं जा रहा था। इसने शरीफे के मुजरे ने इसे ऐसा एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बख्शा था कि वो किसी भी दूसरे के कैमरे में या मोबाइल में तस्वीरें खिंचवाने से एहतियात बरत रही थी। ये मूवीज और तस्वीर कहाँ कहाँ नहीं घूमती होंगी। इसने छुड़छुड़ी लेकर सर झटका। इतने बड़े हाल में कोई भी इसी जाना मतवजह न था। वो वैसे भी इस मेज पर अकेली बैठी थी। इसे चंद लम्हे के लिए सोचा, फिर मेज पर रखे पर से वो डब्बा निकाला और फानूस का चमका देने वाली रोशनी में उलट पलट कर देखा। वो एक हाथ जितना लंबा और 5 इंच मोटा
तरतील डब्बा था। और डब्बा ना बहुत भारी था ना बहुत हल्का, वो गहरी भूरी लकड़ी का बना था और इसके ढक्कन के अलग होने के जगह पर 6 खाने बने थे जिसके अंदर ए लिखा नजर आ रहा था। इसने ए पर अंगुली रख कर नीचे को रगड़ा तो नीचे चला गया। वह बी सामने आया। वह बी से नीचे करती कि इन 6 खानों में पूरी अंग्रेजी के हरूफ तेजी लिखे थे। जैसे अमूमन ब्रीफकेस पर 3 ऐसे स्ट्रेस लगी होती हैं जो 3 0 पर खुल जाती हैं, वैसे ही इस बॉक्स को खोलने के लिए कोई 6 हरूफ सामने लाना था। पिंकी ने कहा था इसे खोलने का तरीका इस डब्बे पर लिखा है। इसने डब्बे को उलट पुलट कर देखा और लफ्ज भर कोशिश की। इसे ढक्कन के ऊपर सतह पर कुछ खदड़ सा हुआ नजर आया, खुदरा हुआ नजर आया। चेहरा डब्बे पर जगाए आंखें सिकुड़ कर पड़ने लगी। बहुत बारीक अंग्रेजी में लिखा फिक्र था, इनटू द सम रावी नो मैन कैन इंटरव्यूस। एक ही दरिया में कोई दो दफा नहीं उतर सकता। इसने उलझ बढ़े अंदाज में फिक्र दोहराया। क्या यही वो पहेली थी जिसका जिक्र पिंकी ने किया? मगर ये पहेली तो नहीं लगती, इसमें कोई सवाल नहीं, बस एक सादा सा फिक्रा है। अस्सलाम वालेकुम हया, आओ। इसने करंट खाकर गर्दन उठाई, साथ ही गोद में रखे डब्बे पर दुपट्टा डाला। सामने शहला करती से भाई के ऊपर गहरा सब स्कार्फ कलर का निकाब उंगलियों से थामे अपनी असली नरम अंदाज में मुस्कुराते। अस्सलाम वालेकुम शहला भाभी, कैसी हैं आप? आए बैठे। उधर संभल कर उठी और जल्दी से डब्बा पर्स में डालकर इनसे गले मिली। मैं ठीक हूँ, तुम सुना? मुझे इल्म नहीं था तुम आई हो। और सांसी कहती कुर्सी पर बैठ गई। फिर अभी फातिमा फूफो ने तुम्हारी फ्रेंड का बताया। रियली सॉरी फॉर हियर। डीजी के जिक्र पर इसके सीने में एक हुक सी उठी। वो फिर से अफसरदा होगी। पता नहीं शैला भाभी, अल्लाह ताला की क्या मर्जी थी। मेरी एक ही दोस्ती तुर्की में और वो मेरी तमाम दोस्तों से बढ़कर हो गई थी। बहुत दुआ की थी मैंने इसके लिए, मगर वो दुआ कबूल नहीं हुई। ना चाहते हुए भी शिक वाला बर आ गया। अल्लाह तुम्हें सब्र देगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। शैला ने इसके हाथ नरमी से दबाए। सबीन आंटी का बेटा भी है आया है जी। वो दिन है। इसने निगाहों का मजाविया मोड़ा तो शहला तक में देखा। स्टेज के करीब वो सलमान साहब के साथ खड़ा था। स्याह डिनर सूट में मुबलसी इसकी मकनातीसी शख्सियत बहुत शानदार लग रही थी। सलमान साहब इसकी शाने पर हाथ रखे किसी से तारफ करवा रहे थे और धीमी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। आज वो इसके साथ इतने मुतमईन और मसरूर लग रहे थे गोया रोहिल वापस आ गया हो। बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। थैंक्स। वो लम्हे भर को जची। शहला भाभी, एक बात कहूँ, आपकी सास ने आपकी इतनी खूबसूरत बरी बनाई थी और आज भी आपने इन ही में से कोई सूट पहना होगा। इस तरह तो औरतें ही हैं। आप अबाया, मेरा मतलब है आपके कपड़े तो नहीं नजर आ रहे। वो रुक रुक कर झंझनाती हुई बोली। दावर भाई की मेहंदी पर इसने बहुत खनकदार ले। मेरा मतलब आपके कपड़े तो नजर ही नहीं आ रहे। शैला को निकाब उतारने के लिए कहा, मगर आज इसकी आवाज खनक महफूज थी। जो आप शैला भाभी बहुत थकन से मुस्कुराई थी। क्या फर्क पड़ता है यार, इस दिन मर्दों को अपने कपड़े दिखाकर मुझे क्या मिल जाएगा? तो निकाब ही उतार दें। इसका लहजा बहुत कमजोर था। इसने निकाब ढीला भी नहीं किया। हिया ने फिर नहीं कहा। इसने कहा ही नहीं। वो तो खुद दिल से नहीं चाहती थी कि शैला भाभी निकाब उतार दें। वो तो बस इसका जवाब सुनना चाहती थी। इसे शरीफों को मुजरे का वो मंजर अच्छी तरह से याद था जब सुनहरी चांदनी के महूर रक्स परियों के पीछे कुर्सी पर तिरछी होकर बैठी किसी आंटी से बात करती शैला नजर आ रही थी। मगर आज वो इतनी पुरस्मुदीदा और थकन से क्यों मुस्कुराई थी? यूं जैसे इसका दिल अंदर से जख्मी हो। वो दुख, वो थकन, वो जख्मी निगाहें से किसी ने बुखार लिया था। उठकर चली गई, मगर हिया की निगाहें काफी दूर तक इसका कब करती रही। पिछली दफे से शहला को अबाये में देखकर अजीब खौफ बड़ा एहसास हुआ था, मगर आज इसे नहीं हुआ था। वो इसकी इन दुख भरी आंखों में अटक करेगी थी। शैला को क्या गम था? इतनी अच्छी फैमिली में शादी हुई है, इतना हैंडसम शोहर, अमीर कमीर माँ बाप का इकलौता बेटा, फिर इसे क्या दुख था? वो फिर सारा फंक्शन यही सोचने लगी। आधी रात की अपने कमरे में बैठे वो फिर से इसी डब्बे को उलट पुलट कर देखती लगी। जहां डोली, पिंकी, पाशा, अहमद, मगर अंग्रेज में ये सारे नाम 5 हरूफ थे। छठा हरूफ नहीं मिला था। बार बार इस सदर को पढ़ने लगी, मगर कोई हल नहीं आता था। मगर वो कौन सा शख्स है जिसके पास ऐसे हर मेहनत तलब मसले का हल हो? वो डब्बा लिए भाग कर बाहर आई। जहाँ किचन में खड़ा काउंटर पर गिलास रखे पानी की बोतल में इसमें अंडर रहा था। वो इसके सामने आई, बॉक्स इसके साथ रखा। ये मुझे किसी ने दिए है, मुझे इसका पासवर्ड नहीं मालूम। इसे खोल दो। आवाज पर चुनगा, फिर बोतल रखकर डब्बा उठाया। ये क्या है? वो जरा अचवी सी उलट पुलट कर देखने लगा। जो भी है, तुम इसे किसी तरह खोल दो। खुल जाएगा, नो प्रॉब्लम। और ढक्कन और डब्बे के बंद राज पर उंगली फेर कर कुछ महसूस कर रहा था। तुम मुझे एक बड़ा छुरी और एक हथौड़ा ला दो। उफ, तोड़ना नहीं है इसे, बल्कि तुम तो रहने ही दो। इसने हफ्की से डब्बा इसके हाथ से वापस ले लिया। क्या हुआ? मैं खोलता रहा था, 1 मिनट मुझे देखने तो दो। मैं खुद कर लूंगी, तुम रहने दो। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। पता नहीं वो किस बात पर इससे खफा थी। वो जो चिल्लाकर बोली। फिर सोच लो, मैं तो अभी मामू के पास जा रहा था। इन्हें
तुम्हें दोबारा इस्तांबुल भेजने के लिए राजी करने, मगर ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। वो शाने चलाकर पानी पीने लगा। सच है, इसने मेरी यकीन से पलकें झपकाई। तो मैंने बना सकती हूँ, मैं एक अच्छा शेफ, अच्छा मैकेनिक होने के साथ साथ एक अच्छा वकील भी हूँ। ट्राई मी हो गिलास रख कर जरा सा मुस्कुराया। अब्बा एक दफ़ा और जाएं तो कभी फैसला नहीं बदलते। तुम इन्हें कैसे मनाओगे? वैसे तो तुम्हारा दोबारा इस्तांबुल जाना मेरे मफाद में कतई नहीं है, क्योंकि अब तुम हर टूरिस्ट स्टेशन देखने के लिए मुझे ही हवार करोगी। मगर मुझे यूं लगता है तुम चाहती थी। सब मैं मामू से बात करने ही जा रहा था और वो मान जाएंगे बर वक्त कोई निया केनिया में बनाना, तो शायद वो कभी ना मानते। हाँ, इस्तांबुल तो बहुत महफूज शहर है और पाकिस्तान में तो रोज़ बम होते हैं। अब पाकिस्तान में तो पता नहीं लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है भी या नहीं। वो ज़रा जल कर बोली। वो बिना कुछ किए मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। अगले एक घंटे वो के किचन में कुर्सी पर बैठी जहाँ का इंतजार कर दे रही है। अब आखिर वो जब अब्बा के कमरे से निकला तो तेजी से उठी। क्या हुआ? पैकिंग कर लो, कल हम सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। वो धीमा सा मुस्कुरा बोला, मगर इस शर्त पे कि फिलहाल तो तुम्हारे साथ रहे, तुम हमारे साथ रहेगी। बाद में जब स्प्रिंग ब्रेक खत्म हो जाएंगी तो बेशक चली जाना। सच वो यकीनी खुशगवार हैरत से गिरी से देख रही थी। एक तरमीनियत बड़ा हिस्सा इसके पूरे वजूद को लिपट में लेने लगा। अलबत्ता वो एक बात हो जानती थी, इस्तांबुल डीजी के बगैर कभी भी वैसा नहीं होगा जैसे पहले था। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है। हाशिम ने बेयकीनी से अपनी बीवी को देखा जो बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठी से देख रही थी। इन दोनों के दरमियान हारिस आंखें मूंदे सो रहा था। इसका दाएं हाथ हाशिम के हाथ में था। ऐसा क्या गलत कह रही है? कह दिया मैंने। वो जी भर कर कौफ का शिकार हो। तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे ख्वास जवाब दे गए हैं। हैरत की जगह अब चहलाहट ने ले ली थी। ख्वास तुम्हारे जवाब दे होंगे। मैं तुम्हें एक सीधा सा हल बता रही हूँ इस सारे मसले का। तुम रोज के 24 घंटों भी काम करोगे तो इस रकम की आधे लेयर्स भी इकट्ठे नहीं करोगे जो हमें हारिस की सर्जरी के लिए चाहिए। ऐसे मत देखो मुझे। आखिर में ओह होकर बोली, अब्दुलरहमान मुझे जान से मार देगा। वो इसकी लड़की है। अब्दुलरहमान को कौन बताएगा? वो तो महीने पहले इंडिया चला गया था। तुमने खुद ही मुझे बताया था। वो चमक कर बोली। नीम रोशन कमरे में सब्ज बल्ब की मध्यम रोशनी इसके चेहरे को अजीब सा तासुर दे रही थी। वो इंडिया गया है, मर नहीं गया जो इसे कभी पता नहीं चलेगा। वो मुझे जान से मार देगा सलमी। तो फिर तुम अपनी जान संभाल कर बैठे रहो, हारिस को मरने के लिए छोड़ दो। गुस्से से कहती उठकर चादर तय करने लगे। सलमी मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब के वो तजवीज से बोला, तो तुम क्या कर सकते हो? तुमने क्या किया है हारिस के लिए? मेरे बेटे मुझे बहुत प्यार है। इसने सोते हुए हारिस पर एक नजर डाली। मगर वो भी तो किसी की बेटी है। वो भी तो किसी की बेटी है। मुझे इस दड़बे में लाकर पल पल मारने से पहले तुमने सोचा? वो चादर का कोना बनाकर एक तरफ फेंकती जा रहाना अंदाज में इसकी तरफ आई। तुम मर्द होकर डरते हो क्यों? तुम अब्दुलरहमान को नहीं? मैं बस इतना ही जानती हूँ कि अगर मेरे बेटा मर रहा है तो इसका जिम्मेदार अब्दुलरहमान पाशा। अगर वो तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम दे देता तो हम कभी ये न करना सोचते। कभी कोई कमी तो नहीं है इसको पैसे की। फिर भी इसने हाथ रोक कर रखा हुआ है। अब या तो तुम इसका ख्याल करो या अपने बेटे का। फैसला तुम्हारा है। सलमी के नशूक मदम रोशनी में बिगड़े बिगड़े दिखाई दे रहे थे। इस वक्त यूं तेजी तेजी से बोलती हुई वो मेज पर छोटी जादूगर नहीं लग रही थी। हाशिम मुतवज्जह सा देखता गया। वो जो कह रही थी वो इतना मुश्किल तो ना था, मगर वो जहाँ के साथ सीधी इसके घर आई थी। फिर खाना खा के इसने ज्यादा चाहिए। इसका सारा सामान सपांची के रूम में रखा था। वो जिस अफरा तफरी में गई थी सवाई चंद चीजों से कुछ भी नहीं उठाया था। फुप्पो ने इशार किया वो स्प्रिंग ब्रेक के खत्म होने तक इनके पास रुक जाए, मगर वो कल आने का वादा करके उठ खड़ी हुई। मैं तो फिर कहूंगी कि रुक जा। फुप्पो जरा खफा थी। फुप्पो मैं कल आऊंगी ना प्रॉमिस। अब चलती हूँ ठीक है? अगर कल जरूर आना। जहाँ टिश्यू से हाथ साफ करते हुए डाइनिंग टेबल से उठा। इसकी आंखें और नाक गुलाबी पड़ चुके थे। सर दो गर्म इलाकों के माबीन सफर का मौसमी असर के इस्तेमाल पहुंचने के साथ बहार फ्लू में बदल गया था। फिर जरूर आना। जहाँ टिश्यू से हाथ साफ करते हुए डाइनिंग टेबल से उठा। इसकी आंखें और नाक गुलाबी पड़ चुके थे। सर दो गर्म इलाकों के माबीन सफर का मौसमी असर था कि इस्तेमाल पहुंची तो वो चीज का फ्लू बुखार में बदल गया था। और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ टॉक्स पर छोड़ना। आगे से मैं कोरस पकड़ लूंगी। मैं सिपांची तक छोड़ दूंगा। नो प्रॉब्लम। वो चाबी पकड़े जैकेट पहनते हुए बोला, नहीं इस बुखार में तुम्हें इससे 45 मिनट की ड्राइविंग करवाऊं तो 45 दिन तक तुम जिताते रहोगे। वैसे भी मुझ पर तुम्हारे एहसान बहुत जमा हो गए हैं। इतने सारे कैसे उतारूंगी? वो इसके सामने सीने पर बाजू लपटे मुस्कुराए ते हुए कह रही थी। उतारने के लिए किसने कहा है? वो जरा सा मुस्कुरा दरवाजे की जाना पड़ गया। वो इसकी बच को देखती गई। वक्त गुजरने के साथ साथ जहाँ का रवैया इसके साथ दाना पड़ता जा रहा था। पाकिस्तान में पहले 2 दिन तो वो ताल्लुक रहा। शायद इसके लिए के दोनों को ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला था, मगर फिर इसने खुद ही कुछ महसूस किया था।
تب ہی وہ خود آگے بڑھا اور اس کے درمیان کھڑی سر دیوار دہا دی. لیکن کیا وہ اس کے لیے وہ محسوس کرتے ہیں جو اس کے لیے کرتی تھی؟ کیا اسے ان کا وہ بھولا برسر رشتہ یاد تھا جس کے متعلق اس گھر میں کوئی بات نہیں کرتا؟ ابھی کچھ دن تو وہ اس کے گھر رہے گی تو اس سارے سوالات کا جواب جاننے کی ضرور کوشش کرے گی. اس نے طے کر لیا تھا. ٹاکس اسکورس کا مجسمہ آزادی اس طرح تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی. مجسمے کے گرد گول چکر میں گھاس سفید زرد پلیس کھلے تھے. ہر جگہ سالانہ ٹیوبلیپ فیسٹیول کا پوسٹر بھی لگے تھے جو ہر سال کی طرح موسم بہار میں بھی استنبول میں منعقد ہونا تھا. ٹیوبلیپ کا پھول استنبول کا سمبل تھا مگر ان کی دلفریب مہک میں ڈوبا ٹاکس اسکور حیا کو خزاں آلودہ لگا تھا. وہ جہان اب وہاں نہیں تھی جیسے ڈی جی نے نہیں تھی. تم جا رہی ہو؟ حالانکہ میں چاہتا تھا تم کچھ دن ہمارے گھر رہو. گاڑی روکتے ہوئے جہان نے چہرے اس کی طرف موڑے. سنجیدگی سے کہا میں کل آ جاؤں گی مگر کل تک میں سپانچی اپنا روم بلاک جھیل اور ہر جگہ جہاں میں اور ڈی جے اکٹھے گئے تھے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتی ہوں. اکیلے بالکل اکیلے. مین بیتے لمحوں میں پھر سے جینا چاہتی ہوں. مت کرو، تمہیں تکلیف ہوگی. بہت تکلیف سے لی. اب اس سے زیادہ تکلیف مجھے نہیں مل سکتی. اس نے بھیگی آنکھوں کو کونا صاف انگلی کی نوک سے صاف کرتے ہوئے کہا اوکے. اس نے سمجھ کر سر ہلا دی. اس کے چہرے پر ابھی تک نقاہت تھی. وہ واقعی بیمار لگ رہا تھا. جہاں چلا گیا اور مجسمہ آزادی کے گرد گھاس کے قریب جا کر کھڑی اور گھاس کو گولا کرتے اراضی دراصل یوں تھا جیسے کوئی چٹار رکھا کوئی سبز سا پھول ہے جس کی سبز بتیاں بنی ہوئی ہوں. پتی کے درمیان ایک سیدھی روش تھی جو مجسمے تک لے جاتی تھی. ٹاکس کے ہر پھول، ہر بطر، ہر بادل پر جیسے یادیں رقم تھی. وہ اس کا اور ڈی جی کا زیرو پوائنٹ تھا. مین شاپ تقریباً ہر دوسرے ٹرم ادھر آتی تھی. کوارٹرز انہیں یہیں اتار کر کرتی تھی. یہاں سے آگے وہ عموماً میٹرو ٹرین پکڑ لیا کرتی تھی. اسے اس کارنر کا چپا چپا نہیں یاد تھا اور ڈی جے کے بغیر سب کچھ ادھورا تھا. وہ اس طرح استقالہ اسٹریٹ تھی جہاں سے وہاں سے گئی تھی. ان کی ڈیرو شاپنگ جو رائے گاہ چلی گئی تھی. استقالہ اسٹریٹ کی آج بھی وہی تھی. بہت طویل، نہ ختم ہونے والی مگر زندگی ختم ہو گئی تھی. کارنرز کی کھڑکی کی شیشے کے پار وہ باسفورس کا عظیم الشان سمندر دیکھ رہی تھی. وہاں سے ایک فیری گزر رہی تھی. اسے یاد تھا جب پہلی دفعہ ان دونوں نے اس جگہ پل پر پار کرتے ہوئے نیچے فیری دیکھا تو وہ خوشی سے اور جوش سے پاگل ہو گئی تھی. وہ کبھی بحری جہاز میں نہیں بیٹھی تھی اور صرف اسے دیکھ کر ہی وہ پرجوش ہو گئی تھی. پھر فیری وہیں رہ گیا اور زندگی ختم ہو گئی. وہ دوپہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ سپانچی کے دوبار میں پھیلی تھی. روم بلاکس تقریباً ویران پڑے تھے. اسپرنگ برنگ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے. وہ اسٹوڈنٹ اپنے اپنے ٹورس پر تھے. اسے کسی کو اطلاع دینے کا ہوش نہیں تھا مگر پاکستان روانگی والے دن جانے خالے کو کس نے بتایا اور پھر سب کو فون آنے لگے تھے. معتصم، حسین، ٹالی، لطیف، انجم باجی سب اس سے برابر فون کر رہے تھے مگر وہ سب یقیناً ابھی واپس نہیں آئے تھے. وہ اپنے روم بلاک کا گول چکر کھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی. جب وہ سپانچی آئی تھی تو ان سیڑھیوں پر برف جمی ہوئی تھی اور برف باہر لے گئی تھی. اس نے گردن اٹھا کر بالکنی کے بلب کو دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا دی. کتنا ڈرنگ ہے. اور اس سے پہلے دن یہ بلب بہت جل گیا تھا کہ پتہ نہیں یہاں کون سا جن بوت ہے. نکلے ہم وہی پاکستان کے پنڈو. حالے کے یہ بتانے پر کہ یہ ٹیکنالوجی کا کرشمہ ہے. ڈی جی اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر محسوس کرتی رہی. اس نے روم کا دروازہ کھولا. کمرہ سنسان پڑا تھا. صاف ستھرا بنے ہوئے بستر میز ترتیب سے رکھی تھی. ڈی جی کی بینک کی میز البتہ خالی تھی. اس کی ساری چیزیں حیا نے اس کی بھائی کو پیک کر کے دی تھی. وہ کھڑکی میں آ کر کھڑی اور لائٹ کھولی. گڈ مارننگ اس نے کہنا چاہا مگر آواز گلے میں اٹک گئی. آنسو گلا بند کر دیا اور کہیں دور کسی بلاک سے ڈی جی کو جواب دینے والے لڑکے نے اتنے دن غیر حاضری پر کچھ تو سوچا ہوگا مگر شاید وہ خود بھی اسپرنگ بریک پر ہو. اب وہ آئے گا تو اسے کوئی آواز نہیں آئے گی. اسے کیا معلوم کہ ساری آوازیں ختم ہو گئی ہیں. واپس جانے کے لیے پلٹی تھی کہ اسے میز پر رکھا لاوارث سا رجسٹر نظر آیا. رجسٹر جانا پہچانا تھا. اس نے پہلا صفحہ پلٹا اور اس پر بڑا سا ڈی جی لکھا تھا. اوہ ڈی جی. ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی. ڈی جی کا نیسا. وہ ہمیشہ اپنا رجسٹر فوٹو کاپی پر چھوڑ جایا کرتی تھی. اس نے رجسٹر اٹھایا اور اب اس کا تھا. باقی چیزیں تو وہ ڈی جی کی فیملی کو دے چکی تھی مگر اس کی ایک یادگار سنبھالنے کا حق تو اسے بھی تھا. وہ باہر آ گئی اور گھاس پر بیٹھ کر ڈی جی کے رجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی. اور اس کا رف رجسٹر تھا جسے وہ زیادہ تر لکھ کر باتیں کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی اور ایسی باتیں عموماً وہ آخری صفحے پر ہی کیا کرتی تھی. اس نے آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی. اس نے اور جیو انفارمیشن کلاس میں ان کی اور فلسطینیوں کے اسپرنگ برنگ کی پلاننگ پر اس پر لکھی تھی. وہ بہت محبت سے ڈی جی کے لکھے الفاظ پر انگلیاں پھیرتی انہیں پڑھ رہی تھی جب ایک دم رکی. رجسٹر کے آخری صفحے کے اوپر بڑا بڑا کر کے ڈی جی کی لکھائی میں تھا ان ٹو دا سیم راوی.
No man can enter twice. एक ही दरिया में कोई शख्स दो दफा नहीं उतर सकता। हर गलतीस कबल अज मजीह। वो बिल्कुल शर्म सी सांस रोके तहरीर से इस सत्र को देख रही थी। क्या ये गजल बॉक्स से इसे डीजी ने भेजा था? जब तक वो इसे खोल पाएगी शायद वो इस दुनिया में ना रहे। वो एकदम रजिस्टर लिए उठकर रूम की तरफ भागी। इसे मुस्तसिम को ढूंढना था। हर गलतीस यूनानी फलसफा याद आ गया। मुस्तसिम सेन ने वो सत्र पढ़ते हुए बाइख्तियार माथे को छुआ। ये हर कतीस का एक कौल है जिसे तुमने इसके दूसरे इकबाल से सुने होंगे। मसले याद करके बताओ कितने ही ऐसे कुत्ते ऐसे ही भूंगते हैं जैसे वो नहीं जानते हो इंसानों का किरदार इसकी तकदीर हो। या अंग्रेजी का मशहूर अकबाल बता रहा था। हाँ बिल्कुल, किया ने इस पापन सर हिला दिया। इसने इनमें से कोई भी कौल नहीं सुन रखा तो साबित हुआ कि हम इस गजल के ठीक रास्ते पर चल निकले हैं और इस रास्ते पर इस शख्स ने यकीनन ब्रेड क्रिमिनल्स बनाए हुए हैं। अब हमें हर एक के हिंद और क्रिल्टल के इन ब्रेड को मेज को चुनना है। शी वो दूर बैठी लाइब्रेरी की ने किताब से सर उठाकर एने के पीछे से इनको नागवार से टोका। वो दोनों लाइब्रेरी में आमने सामने बैठे थे। सॉरी मैम। हिया ने गर्दन मोड़कर एक माजरत हुआ मुस्कुराहट इनकी तरफ उछाली और वापस पलटी। अच्छा अब क्या करने हैं? वो धीमी सरगोशी में पूछ रही थी। अगर इस हर एक लतीसी का एक और डब्बे के ऊपर लिखा है तो यकीनन इस कोड का ताल्लुक इसी कॉल से होगा या फिर शायद इस अलकतीसी के जात से। ठहरो मैं 1 मिनट में आया। वो उठा और चंद लम्हे बाद वापस आया तो इसने दोनों हाथों में मोटी मोटी किताबें ऊपर नीचे रखी हुई थी। ये रहा अलकतीसी का नामनामा। इसने दब की आवाज के साथ किताबें मेज पर रखी। लाइब्रेरियन ने चेहरा उठाकर इसे तलमला कर देखा। सॉरी। वो दोनों हाथ उठाकर कहता वापस कुर्सी में बैठा। मैं ला की स्टूडेंट होकर फिलासफी की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ूँ, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अलकतीसी को गूगल में कर लेती हूँ। लैपटॉप इधर दिखाओ। इसने साथ रखे मुतसिम की लैपटॉप की तरफ अपनी तरफ घुमाया और पेडल पर उंगलियां रखी। उफ, जब इतने ढेर सारे नताज खुले तो बेजार सी होगी। इसे जल्दी से कोई जवाब चाहिए था और बस जल्दी से वो बॉक्स खोलना था। इसे इतने लंबे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने का हौसला इसमें नहीं था। इतला में पढ़कर तुम्हें मेन पॉइंट्स बताता हूँ। इसने खौफजदा देखकर मुतसिम ने लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया फिर स्क्रीन पर निगाहें दौड़ने लगा है। अच्छा, और किसी का तालम से था। खासा बदमजाज फलासफर है। इसे अपने इलाके में चीरी प्रेस भी रहा है, काफी खानदानी भी है। बड़े बड़े लोगों को हंसी हरारत से देखता था। इसके ख्याल में होमिस को बड़े चौक में ले जाकर ड्रे मारने चाहिए और हेड साइड इतना जाहिल है कि इसे दिन रात का फर्क नहीं पता। हाल अलकतीस के मशहूर अखबार ये हैं। गद्दे सोने पर घास की तरजीह देते हैं। कुत्ते हर इस शख्स को भूखते हैं जिसे वो नहीं जानते। और बस कर दो मुतसिम, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। इसने चला कर लैपटॉप की स्क्रीन पर हाथ से दबाकर फोड़ दिया और तो हंस दिया। अपने मोबाइल निकालो। लतीफ रात को आ गया था। इसका एक साइड कोर्स फिलासफी है, इसको बताता हूँ। लतीफ को इधर आने और इसकी सारी बात समझने 15 मिनट लग गए थे। अब वो मुतसिम के साथ वाले नश्त पर बैठा पहुंचते हुए पर्जल बॉक्स को देख रहा था। वो कैथलिक्स और हासा डिश था मगर वस्तान में पैदाशी के वक्त लतीफ के नाम पर इसका नाम रखा गया था जो कि इसको पहली खुराक एक मुसलमान नर्स ने दी थी। सो लतीफ ज़हनी और अखलाकी तौर पर इन फलस्तीनी लड़कों जैसा ही लगता था। मैं तो हर नामा सुनकर तंग आ गई हूँ और इसके ये कुत्ते गद्दे और हियाने बॉक्स की तरफ इशारे के दरियाओं वाले अखबार में इस समय से बाहर हैं। 1 मिनट लतीफ चुमका। वो कुत्ते और गद्दों वाले इसकी कौल होंगे मगर ये दरिया वाला सिर्फ इसका कौल नहीं बल्कि इसके मशहूर ज़माने फलासफी ने तुमने सुन तो रखी होगी। हर इक्लीस का नाम मैं आज पहली दफ़ा सुन रही हूँ। कजा के इसने की इसकी फलासफी ओ हाँ तुमने बल्कि हर किसी ने ये फलासफी सुन रखी है। यह महावरा तो तुम जानती है कि बिल्लियों के पल्लों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। हाँ, इसने जवाब में सर हिलाया। लतीफ आगे होकर बताने लगा। ये मुहावरा दरअसल एक तीसी की फलासफी का निचोड़ है। वो कहता है कि कोई शख्स भी एक ही दरिया में 2 दफा नहीं उतर सकता। यानी कि जब इंसान एक दफा पानी में कदम रख कर निकालते हैं तो वो पानी आगे बह जाते हैं। पानी और इंसान दोनों हर लम्हा तब्दील होते हैं। वो दोबारा जोग्राफी लिहाज से तो इसी दरिया में कदम रखते हैं मगर ना वो खुद वही पहले वाला इंसान होते हैं ना वो दरिया पहले वाला होते। समझ आई? हाँ, इसने स्वाद में सर भरते कथा समझ नहीं आई थी। नहीं तुम्हें समझ नहीं आई। देखो, जब अस्तवाल में तुम पहले दिन तुमने बास्फोर का समंदर देखा था तब वो समंदर नहीं था जो तुमने कल देखा। अब ना तुम वो हमवार हो ना ही समंदर वही। हर चीज़ लम्हा ब लम्हा बदल जाती है। यह है लतीफ़ी फिलासफी ऑफ चेंज। ख्याल ने स्वाद में सर हिलाकर बॉक्स उठाया। वो तुम्हें पता है चेंज में पूरी 6 हरूफ होते हैं। ओह हाँ, मुतसिम ने जरा जोर से डेस्क पर हाथ मारा। उधर उधर टेबल्स पर बैठे तलबा ने सर उठाकर देखा। लास्ट टाइम स्केजन स्टूडेंट्स
लाइब्रेरी ने कड़ी निगाहों से इसे देखते हुए उंगली उठाकर वार्निंग दी। मुतसिम ने फिक्र सर झुका लिया। वो दबे दबे जोर से हरूफ की साइड ऊपर नीचे कर रही थी, जहाँ तक इसने पूरा लफ्ज चेंज लिख दिया। अब ये खुल जाएगा, मगर पेजल बॉक्स जामद रहा। इसके मतलब पे पासवर्ड कुछ और है। वो कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ तुम कर सकती है, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हें ही मालूम हो। या तुम्हारे किसी की मार्केट फ्लक्स में इंटरेस्ट नहीं है? लतीफ कुछ सोच कर कहने लगा, फिलहाल तुम्हें टाकिस जाने में इंटरेस्ट हो। मेरा ख्याल है मैं तुम्हें तैयार हो जाऊँ। वो हार मानते हुए वक्त से लेकर उठ की, हमने भी टाकिस जाना है और गोर से निकलने में 1.5 घंटा तो है। तुम तैयार हो जाओ तो गट्ठे चलते हैं। लकड़ी का वो पेंसिल बॉक्स इसने अपने रूम के लाकर में रख दिया। फिर अपने कपड़े कंगालने लगी। जिस अफरा तफरी में लगी थी, या याद कहाँ था कि लॉन्ड्री को कपड़े नहीं दिए। इस वक्त तो एक वाहिद स्त्री शुदा जोड़ा हैंग पे लटका था। वो इसका स्याह फ्राक था, जिसके ऊपर पट्टी सुनहरी सिक्कों से भरी हुई थी, वही जो जहाँ के इस्तकबाल रेस्टोरेंट में दी गई डिनर पर पहन की गई थी। फिलहाल वो फुफो से पहले अपनी मेजबान आंटी के घर जा रही थी, जिन्होंने पहले रोज इसका खाना किया था। चूंकि वो एक तरह डीजी के लिए ही जा रही थी, सो ये काम वाला फ्राक मुनासिब नहीं था। लेकिन वो ऊपर वह कोट पहनकर रहेगी तो काम छुप जाएगा। वो नीचे से तो फ्राक सादा ही था। इसने लिबास बदल कर अपने बाल कैचर में बांधे, फिर अपना सुनहरी क्लच पाकिस्तानी स्लिम सा मोबाइल फोन डाला। क्लच छोटा सा था, इसमें तुर्क फिंडा फोन पूरा नहीं आता था। सो इसने तुर्क फोन को कोट की जेब में रखा और क्लच की जेब को एक गन से गुजर कर दूसरे पहलू में डालकर परी पिन के साथ फ्रॉक की बेल्ट से नथल कर दिया। सुनहरी सिक्कों के काम में सुनहरी सितारों वाला पर्स छुप गया था। कम से कम अब कोई इसका पर्स छीन कर दाव नहीं लेके जा सकता। मिस्टर अब्दुल्ला को बता इसके पास था। हाले से इसका नंबर लेकर इनका फोन भी कर दिया। जब वो तुर्की आई थी, इनके घर पलट कर नहीं गई थी। अब इसे लाजमी जाना था। कॉलेज में दुरिमानी रास्ते पर नशत पर बैठी थी। रास्ते की इस तरह मुतसिम और साथ साथ लतीफ बैठा था। हया के बाएं जानब खिड़की के साथ वाली निश पर एक तुर्क लड़की बैठी थी। तुम्हारा फ्लोटीन फलस्तीनी कब पहुंचेगा? मुतसिम और स्याह कोट की जबे में हाथ डाले इसकी तरफ गर्दन मोड़कर मुखातिब थी। जून में ही पहुंच जाएगा। इसराइल से दाखिल तो होने देंगे ना? उम्मीद तो है क्योंकि ये फ्लोटीन तरक्की का है और इसमें बहुत से ममालिक के वफ्द भी हैं। जवाब लतीफ़ ने दिया। और अगर इसराइल ने ऐसा न होने दिया तो आखिर बनी इसराइल से किस भी चीज़ की तो की जा सकती है? तो फिर ये याद रखना कि जितने भी बनी इसराइल वो हैं, इतने हम भी हैं। वो सामने देखो, वो इसराइली एम्बेसी है। मुतसिम के इशारे पर इन दोनों ने गर्दन ऊंची करके विंडो स्क्रीन के पार देखा, जहाँ एक झंडे वाली इमारत दिखाई दे रही थी। अगर फ्लोटेल गजा ना पहुंचा तो मैं वादा करता हूँ ये एम्बेसी दोबारा इस्तांबुल में नजर नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लतीफ़ ने इसके थाने पर हाथ रखा। मी टू, हिया ने फौरन कहा। मी थी पास बैठी तुर्क लड़की ने फौरन उंगली ऊपर की। वो बेहतियार हंसी। वैसे मुतसिम टाली को अगवा करना ज्यादा मुनासिब रहेगा ना गा नहीं। लतीफ़ की बात पर सब हंसती है। याद था डीजी को इनकी टाली से दोस्ती कितनी बुरी लगती थी। ताकत स्कोर पर मगरब तो रही थी, हर तरफ अंधेरा छा रहा था। स्कोर की बत्तियां एक एक करके जलने लगी थी। तुमने जिधर जाने हैं हम तुम्हें छोड़ देते हैं, गली मत जाओ। वो दोनों बस से उतरकर इसके लिए रुके खड़े थे। तुर्कों के साथ रहकर तुम भी तुर्क बन गए हो। इन पुरखलूस तुर्कों से रास्ता पूछो तो मंजिल तक पहुंचा कर आते हैं। मातम आपको पता होना चाहिए कि इन पुरखलूस तुर्कों के इस मुल्क में हर साल तकरीबन 500 लड़कियां अगवा करके आगे भेज दी जाती हैं। ये तुर्की का सबसे मुनाफा बश कारोबार है। अच्छा अब डराओ तो मत, मुझे थोड़ी दूर ही जाना है। वो तीनों सड़क के किनारे साथ साथ ही चल रहे थे। तुम अपनी आंटी के घर जा रही हो? हाँ, मुझे अपनी होस्ट आंटी के घर भी जाना है। कुछ दिन बाद भी जब वापस आऊंगी तो इस बजल बॉक्स का खाल ढूंढेंगे। वो तीनों बॉक्स बातें करते हुए ठंडी हवा में साथ साथ चल रहे थे। मुझे इसमें आज़ादी इनके पीछे रह गया था।